ओके प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भू-आकृतियों का विकास। बच्चों, भू-आकृतियों का जो विकास है इसमें प्रवाहित जल या उसको नदी के रूप में ले सकते हैं, पवने, भूमिगत जल और ग्लेशियर, नदियां और समुद्री तरंगें, ये सारे के सारे कारक हैं वो प्रभावी हैं इसमें। पहला है नदी तंत्र, नदियां। दूसरा भू-आकृतियों के विकास में जो बहुत प्रभावी कारक है वो है हिमानी, ग्लेशियर। तीसरा पवने। चौथा कारक इसमें है भूमिगत जल। पांचवा कारक है समुद्री तरंगें। तो ये पांचों कारक इसको नदी के रूप में ले सकते हैं या प्रवाहित जल। बहता हुआ जल, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम नदी और उससे बनने वाले विभिन्न भू-आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। भू-आकृतियों को स्थलाकृति के रूप में जाना जाता है। स्थलाकृति क्या है? हाँ ये तो बच्चों, भू-आकृतियों को स्थलाकृति भी कह सकते हैं, इसको भू-स्वरूप भी कह सकते हैं। भू-स्वरूप, इसको भौगोलिक स्वरूप भी कह सकते हैं। इसको भूदृश्य भी कह सकते हैं। भू-आकृतियों को भूदृश्य का नाम भी दिया जाता है। ये सब समानार्थी जो शब्द है, ठीक है बच्चों। अब आगे हम आज नदी और उसके कार्य, उसके द्वारा बनाई स्थलाकृतियों के बारे में आज हम अध्ययन करते हैं। नदी या प्रवाहित जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। तो बच्चों देखो, आप समझो, नदी अधिकांशतः पर्वतों से ही निकलती है। क्यों निकलती है? क्योंकि पर्वतों पे जब वर्षा का जल बिखरता है या पर्वतों के ऊपर हिम क्षेत्र जो है उससे जल पिघल के जब चलता है तो वो रन ऑफ में आता है सारा। पर्वतों में जल परकुलेट नहीं हो पाता, वो अंदर रिस नहीं सकता, बहुत ज्यादा मात्रा में, कम समय में ज्यादा नहीं रिस सकता, इसलिए रन ऑफ में चलता है, फिर बह के चलता है, बह के चलते नदी का रूप लेता है। तो नदी की तीन अवस्थाएं हैं। पहली है युवावस्था। युवावस्था में नदी का कार्य लगभग पर्वतों में है। पर्वतों में नदी का जल बहुत तेज गति से बहता है, उछलती कूदती नदी चलती है, तो वहां अपर्दन कार्य ज्यादा है। तो यहाँ अपर्दन कार्य ज्यादा है। अपर्दन और परिवहन दोनों है। यहाँ तोड़फोड़ भी करती है, तोड़फोड़ द्वारा जो अपने तोड़फोड़ से जो अवसाद आ गए उसको बहा के ले जाती है, दोनों काम करती है व्यवस्था। तो इसमें नदी में जलप्रपात भी बनने हैं, इसी में छिपरिकाएं भी बनती हैं। जलप्रपात दो तरह के हैं,
अगर चट्टाने, देखो जलप्रपात कैसे बनेगा, ये चट्टानों की संरचना है किसी पर्वतीय क्षेत्र में, ये कोई कठोर चट्टान है, ये मृदुल चट्टान है, ये फिर कोई कठोर चट्टान है, ये फिर कोई मृदुल चट्टान है। इस तरह कोई चट्टानी व्यवस्था है। तो अब यहां नदी के क्षेत्र में अगर ये चट्टान है तो नदी के तरह ऐसे जाएगा, ऐसे गिरेगी। यहां जब कठोर चट्टान ऊपर है तो ये कठोर चट्टान तो घिसेगी, इतनी जल्दी टूटेगी नहीं, घिसेगी बस। तो इसमें सैकड़ों हजारों लाखों साल लग सकते हैं। अगर चट्टान की मोटाई ज्यादा है तो हजारों साल तक घिसती रहेगी। तो एक परमानेंट जलप्रपात है। अगर ये व्यवस्था उलट हो, ठीक है, ऊपर मृदुल चट्टाने हो, ज्यादा मृदुल चट्टाने हो, तो वो कटती जाएंगी और वो जलप्रपात धीरे 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 खत्म हो जाएगी। ऐसे हो सकता है कि अगर मृदुल चट्टाने हो, यहां समझेंगे ये सारा जो चट्टानी व्यवस्था है तो जलप्रपात तो बनेगा, लेकिन धीरे धीरे इसको काटेगा या और काटेगा, काटता 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 और लगातार कटता कटता, और ये जलप्रपात ये से बढ़ जाए, खत्म हो जाए। बस नदी का जल ऐसे ही रहता है। तो नदी जो है दो तरह के जलप्रपात बनाती है, जो मैंने समझाया। एक तो है परमानेंट, स्थायी, और एक है अस्थायी, कुछ समय के लिए। अब नदी जो अवस्था में व्याकारी घाटी बनाती है, नदी युवाकारी घाटी बनाती है, नदी नहीं युवाकारी व्याकारी घाटी और कैनियन भी बनाती है, ठीक है। तो वो सब नदी की अवस्था क्या करती है। अब दूसरी अवस्था नदी की आती है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था नदी मैदानों में आ जाती है। जब पहाड़ों से के मैदानों में आती है तो अपने द्वारा वहां कर जाएंगे जरूरत वहां जमा कर देती है, ठीक है, जमा कर देती है। तो उससे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है जैसे कोई पंखे का आकार, उसको एल्यूवियल फैन या एल्यूवियल कोन, छोटा आकार है तो एल्यूवियल कोन, बड़ा आकार है तो एल्यूवियल फैन, वो बन जाता है। जरूर शंकु या जरूर शंकु। जलोढ़ शंकु या जलोढ़ कोन। जब नदी ऊपर के एक पहाड़ व्याकार घाटी बनाते नदी आती है नीचे, तो जब ये मैदानी क्षेत्र मान लीजिए यहाँ तक गया, तो मैदान में पहाड़ से उतरते ही मैदानी यहाँ इस तरह त्रिभुजाकार आकृति में नदी अपने जलोढ़ को जमा कर देती है, ठीक है। और ऐसे अगर छोटी छोटी और नलिकाएं नदियां हों तो ऐसे जलोढ़ शंकु जो बन गया, ये मिल मिल के जलोढ़ पंख बन जाते हैं। तो ये प्रौढ़ावस्था में इस तरह की आकृति बन सकती है। इसके अलावा प्रौढ़ावस्था में बनते हैं बाढ़ के मैदान, बाढ़ के मैदान। जब नदी पहाड़ों से उतर के नीचे मैदानों में आ गई तो उसका वेग कम हो गया, और वेग कम हो गया तो वो अपनी मुख्य घाटी से बहती है। यहाँ नदी के दोनों तरफ ये मान लीजिए तटबांध है, इसके डिवीज जिसे कहते हैं इंग्लिश में, डिवीज। ये नदी की बहने की, नदी का बेड है, नदी का तल है। तो इसमें जब नदी बहती है, अगर पीछे बारिश ज्यादा हो जाए या हिम क्षेत्र से ज्यादा हिम पिघल जाए और नदी इन तटबांधों को पार बहने लगे, तटबांधों को छोड़ के साइड में इसका जल उछट जाए, छलक जाए काफी मात्रा में, तो ये जल यहाँ तो तेज गति है लेकिन यहाँ मंद गति है। तो इसमें जो बारीक बारीक पंख था जो पर्वतों से बहा के ले आई थी, उस पंख को यहाँ जमा देती है। तो नदी के दोनों तरफ ये बाढ़ के मैदान होते हैं, इस तरह बाढ़ के मैदान। और ये जो छोटे छोटे जहां नदी छलक गई वहां भी जलोढ़ जमा होता है ज्यादा, उसको तटबंध कहते हैं, नदी तटबंध।
ये नदी के तटबंध में लीवीज, और ये बाढ़ के मैदान फ्लड प्लेन। नदी में बाढ़ आई उसे निर्मित मैदान है, इसलिए बाढ़ का मैदान कहलाते हैं। इसमें फसलें होती हैं, कुछ डूब चुकी होती हैं, कुछ घास वगैरह ऐसे वृक्ष वगैरह खड़े होते हैं। इसमें दिखा सकते हो आप, इस तरह वृक्ष भी दिखाओ, घास दिखाओ, फसलें दिखाओ, ये बाढ़ में। इसके अलावा प्रौढ़ावस्था में नदी एक और आकृति का निर्माण करती है, वो है नदी विसर्ग। रिवर मींडर, नदी जब वेग कम हो जाता है तो घूम के चलती नदी, सीधी नहीं चल पाती, हल्का ढाल नदी की धारा को मोड़ता है, तो नदी सीधी ना चल के और नदी ऐसे बहने लगती, ऐसे बहने लगती, ये सांप की तरह चलती है, इसलिए इसको नदी विसर्ग कहा गया है। तो यहाँ इस तरह के जो घुमाव है, इन घुमाव में नदी अपने कुछ तलछट यहाँ जमा कर देती है, और ऐसा नदी विसर्ग बन गया। पीछे से बरसात से या ज्यादा हिम पिघलने से पानी ज्यादा आ गया, मात्रा में पानी ज्यादा आ जाता है मान लीजिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो घुमाव था, नदी में जल की मात्रा ज्यादा आ गई तो जल सीधा अगले किनारे को पकड़ लेता है, ये क्षेत्र कट जाता है, इधर जमा हो जाता है, जमा हो जाता है, डिपोजिट हो जाता है मिट्टी वगैरह कागज वगैरह, और ये सीधा नदी का मार्ग सीधा जाता है फिर आगे। तो ये जो है ये गोकुल झील बनी, ये स्थिरवत पानी हो गया गोकुल झील, ओक्सबो लेक कहते हैं, ओक्सबो लेक, गोकुल झील बनी। ये भी नदी की प्रौढ़ावस्था की एक पैटर्न प्रतिरूप। अब आती नदी की तीसरी अवस्था, वो है नदी की वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में नदी का ढाल ज्यादा कम होने से नदी अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है। वृद्धावस्था तो नदी यहां तो एक शाखा थी, अब आगे समुद्र के नजदीक जब समुद्र होता है तो ढाल कम हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होगा, नदी की एक धारा ना रहती, ये कई धाराओं में बढ़ जाती है। बीच बीच में डिपोजिट हो जाते हैं, डिपोजिट रह जाते हैं ऐसे। तो नदी की एक धारा थी और ये कई धाराओं में बटी, और एक ट्रायंगल शेप में त्रिभुजाकार आकृति सी बनती है लगभग, इसको नदी का डेल्टा कहते हैं। तो वृद्धावस्था में नदी डेल्टा बना। तो ये नदी के या प्रवाहित जल के द्वारा निर्मित स्लाकृतियों की हमने बात की है। नदी की तीन अवस्थाएं हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। युवावस्था में अपर्दन और परिवहन का कार्य काफी होता है, अपर्दन बहुत ज्यादा होता है और अपर्दित पदार्थ को आगे बहाती है। प्रौढ़ावस्था में परिवहन का कार्य ज्यादा है, निक्षेपण भी है। परिवहन और निक्षेपण दोनों कार्य हैं। बाढ़ का मैदान, परिवहन तो ये हो गया, पहाड़ों से बहा कर ले आई हुई जो पंख था उसको मैदान तक ले आई, और मैदान में बाढ़ जब नदी का तटबांध तोड़ के नदी का जल बाहर आ गया तो निक्षेपित हो गया, बाढ़ के नई मैदान विकसित हो गई। तो प्रौढ़ावस्था में परिवहन और निक्षेपण है, और वृद्धावस्था में सिर्फ निक्षेपण का है। इसमें लगातार निक्षेप बन जाते हैं, टापू बन जाते हैं नदी की आखिरी क्षेत्र। तो फिर इसको आप पहले भी 10वीं की क्लास में भी, 11वीं क्लास में तो है ही, 10वीं 9वीं 8वीं सभी में आपने पढ़ा है नदी को, उसकी कार्य को आप जान सकते हो।